मशरिक़ वस्ता में एक नई जंग छिड़ गई है और इस जंग को छेड़ा है ईरान ने। ईरान और पाकिस्तान अब आपस में लड़ने लगे हैं। ईरान के ताल्लुक़ से अब तक यही समझा जा रहा था कि ईरान फ़लस्तीनियों का सबसे बड़ा सपोर्टर है, हमास को सबसे ज़्यादा ताकत ईरान से मिल रही है। लेकिन ईरान ने जिस तरह इजराइल पर हमला करने के बजाय, अमरीकी ठिकानों पर हमला करने के बजाय इराक़ में एक ठिकाने पर हमला किया, शाम में एक ठिकाने पर हमला किया और अब पाकिस्तान के एक ठिकाने पर हमला किया, सवाल उठने लगा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी ईरान से हमले का बदला ले लिया है। ईरान ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो उसमें 3 लोगों की मौत हुई, 3-4 जख्मी हुए। जिन 3 लोगों की मौत हुई उसमें 2 मासूम बच्चे शामिल है। ईरान ने दावा किया कि उसने एक दहशतगर्द तंजीम के दफ्तर पर, हेडक्वार्टर पर हमला किया है। इसका ताल्लुक इसराइल से था, जबकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट यह है कि उस नाम की कोई तंजीम ही पाकिस्तान के उस इलाका में नहीं पाई जाती है, न उसका कोई वहाँ असर रसूख है, ज़मीन पर उसका कोई वजूद ही नहीं है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का दावा है। रद्द अमल में पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया। 20 किलोमीटर तक अंदर ईरान में हमला किया है पाकिस्तान ने। 7 ठिकानों पर हमला किया है। 2 तंजीमों के दफ्तर पर या उसके ठिकानों पर हमला करने का पाकिस्तान ने दावा किया है, जिसमें एक का नाम है बलोच लिबरेशन आर्मी और दूसरे का नाम है बलोच लिबरेशन फ्रंट। और ये भी खबर आई है कि अब तक 9-10 लोगों की ईरान में हलाकत हो चुकी है। धमाके की आवाज़ सुनी गई है। ईरान ने बलूचिस्तान के जिस इलाके पर पाकिस्तान में हमला किया था उसके बारे में ईरान का यह भी दावा था कि पाकिस्तान में हमला नहीं बल्कि एक मुश्तरका इलाके पर हमला है और पहाड़ी का वो एरिया हमारा भी है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि ईरान ने इजराइल पर हमला नहीं किया, अमेरिका पर हमला नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान पर हमला किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमास को होगा, फ़लस्तीन को होगा। इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो हमास इसराइल के बीच चल रही जंग पर है, फ़लस्तीन पर है, क्योंकि फ़लस्तीन का मसला जो एक आज़ाद रियासत की तश्कील ज़रूरी है। इसराइल फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाया हुआ ज़बरदस्ती एक मुल्क है और फ़लस्तीन के इशू को दुनिया ने फरामोश कर दिया था। सऊदी अरब का इसराइल के साथ समझौता होने जा रहा था, तब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया, सदी का सबसे बड़ा हमला किया और उसकी वजह से पिछले 105 दिनों से गज़ा पट्टी पर इसराइल का हमला जारी है। 7 अक्टूबर के वाक़े की वजह से पूरी दुनिया ने फ़लस्तीन के मसले को जाना है, समझा है, हमास को जाना है, मस्जिद अक्सा की अहमियत को जाना है। हर एक बच्चा इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल के मसले को समझ रहा है। तनाज़ो क्या है, लड़ाई क्या है। यूरोप और अमेरिका की मीडिया जो ये दिखाती है कि इसराइल सही है, वो मजलूम है, हमास जालिम है, जबकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो सोशल मीडिया देख रहे हैं, जो फ़िल्टर क्यों ही न्यूज़ को नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि जिस इलाके पर इजराइल बसा हुआ है, यहूदी बसे हुए हैं, वो पहले फ़लस्तीन था और पूरा का पूरा फ़लस्तीनियों का ही है। ये पूरी दुनिया से ख़बरें हकीकत पर मबनी आ रही है और फ़लस्तीनियों को रियासत देने की बात भी हो रही थी। मलेशिया ने इस बीच मुहिम चलाई है कि यूनाइटेड नेशन फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के दर्जा के तौर पर तस्लीम करे। साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद कर रखा है। आलमी अदालत में मुकदमा चल रहा है और इसराइल इसकी वजह से बैकफुट पर जा चुका है। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने बदला लिया और इस तरह दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीन के मसले से हटकर अब ईरान और पाकिस्तान के जंग के बीच आ गई है। जो मीडिया है, जो जर्नलिस्ट है, उनकी भी तवज्जो इधर होगी, जो आवाम है उनकी भी तवज्जो इधर होगी, क्योंकि गज़ा पट्टी पर जो लड़ाई हो रही है, जो हमला हो रहा है, उसको 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और जब कोई मामला पुराना हो जाता है तो लोगों की तवज्जो कम होती है, फिर दूसरी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल होती है और यही वजह है कि अब सबकी तवज्जो ईरान और पाकिस्तान की तरफ हो गई है, उधर नहीं रही। हालांकि फ़लस्तीन का मसला था जो इतना लंबा चल रहा था, वरना ज़्यादा दिनों तक इस तरह का मामला चलता भी नहीं है, लोगों की तवज्जो नहीं जाती है। जैसे रूस और यूक्रेन के दरमियान अभी तक जंग चल रही है, हमला लगातार जारी है, लेकिन अब किसी को कोई मतलब नहीं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, रूस किस तरह हमला कर रहा है, यूक्रेन किस तरह बदला ले रहा है। सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल का ही मामला ऐसा था कि 100 दिन गुजर जाने के बावजूद भी लोगों की दिलचस्पी उसमें बनी हुई है। लोग जानने के लिए बेचैन हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या कुछ हो रहा है, ताज़ा तरीन अपडेट क्या है। अब सवाल अहम यह है कि ईरान ने हमला क्यों किया। अब बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, लिख रहे हैं कि क्या ईरान इसराइल और अमेरिका की
की मुखालफत का जो दावा करता है वो महज दिखावा है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अंदर ईरान अमेरिका और इजराइल से मिला हुआ है। क्या इसके पीछे कुछ है? ये सवाल इसलिए भी उठाए जा रहे हैं कि हाल ही में भारत के वजीर खारजा एस जयशंकर ने ईरान का दौरा किया, वहाँ के वजीर खारजा से उनकी मुलाकात की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके बाद ही ईरान ने अचानक इराक पर हमला किया, शाम पर हमला किया, अगले दिन पाकिस्तान पर हमला कर दिया और ईरान ने यह दावा किया कि उन्होंने इराक, शाम और पाकिस्तान में जिन ठिकानों पर हमला किया है वो ठिकाने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर थे, उसके लिए काम हो रहा था, इसलिए हमने हमला किया है। कभी यह दावा किया गया कि दाइश का ठिकाना था, कभी यह दावा किया गया कि अमेरिका का अड्डा था और हमने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। अब उसकी वजह से दुनिया की तवज्जो इधर से उधर हट रही है। इसी सिलसिले में DW ने एक स्टोरी किया है जिसमें वजह जानने की कोशिश की है कि आखिर ईरान ने पाकिस्तान, इराक और शाम पर अचानक हमला क्यों किया। साउथ एशिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं प्रोफेसर उमैर अनस, वो तुर्की में प्रोफेसर हैं और इंडिया में भी आते जाते रहते हैं। उन्होंने DW से बातचीत करते हुए कहा कि ईरान ने इराक, शाम और पाकिस्तान पर जो हमला किया है उसके पीछे इजराइल है, यानी इजराइल ने एस जयशंकर के हाथों ईरान को एक पैगाम भेजा और उस पैगाम पर ईरान ने अमल किया है। बात बहुत बड़ी है, दावा बहुत बड़ा है और इसको समझना होगा। उमैर अनस ये कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त सफारती रिश्ता नहीं है। इजराइल अगर ईरान को कोई पैगाम देना चाहता है तो उसके लिए किसी थर्ड मुल्क का सहारा लेना पड़ता है। इजराइल और इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सफारती ताल्लुकात बहुत मजबूत हो चुके हैं और इधर इंडिया और ईरान के सफारती रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब इजराइल को एक मैसेज देना है ईरान को, और इस वजह से कि इजराइल इन दिनों परेशान है, उसकी आर्मी लगातार हलाक हो रही है, उसके जो शहरी है वो नफसियाती मरीज होते जा रहे हैं। 10 किलोमीटर के एरिया को इजरायली यहूदियों ने खाली कर दिया है। हमास के डर से गज़ा पट्टी की सरहद के करीब 10 किलोमीटर तक वो रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ रॉकेट गिरने का खतरा रहता है या फिर दूसरे 7 अक्टूबर का डर उनको सता रहा है। इसी तरह 100 दिन गुजर जाने के बावजूद इजराइल ने एक भी हदफ में कामयाबी हासिल नहीं की। साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में जो मुकदमा दायर कर रखा है उसकी वजह से इजराइल को सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई और परेशानी का सामना है। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ईरान वो हौसियों को सपोर्ट करता है, वो हमास को सपोर्ट करता है। तो इजराइल को ईरान को ये मैसेज देना था कि ईरान थोड़ा सा कदम पीछे हटाए, दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करे, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से इजराइल परेशान है और ईरान इजराइल को डायरेक्ट मैसेज नहीं दे सकता था। तो इजराइल ने इंडिया से बातचीत की और इंडिया के वज़ीर ख़ारजा इजराइल का पैगाम लेकर ईरान पहुंचते हैं और उसके बाद ही ईरान का हमला होता है इराक, शाम पर और इधर पाकिस्तान पर, ऐसा उमैर अनस का दावा है। और अगर इसमें सच्चाई है, इस पर अगर तज्ज़िया किया जाता है, इस सिलसिले में कोई बात समझ में आती है, जिसका मतलब है कि सच में ईरान इजराइल को रिलीफ देना चाहता है, फ़ायदा पहुंचाना चाहता है और दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करा रहा है। और ये बहुत बड़ा खेल है, मशरिक़ वस्ता को एक नए जंग में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। लोग ट्विटर पर अब ये सवाल भी कर रहे हैं कि ईरान जो पिछले 3 महीना से लगातार धमकी दे रहा था इजराइल को, अमेरिका को, उसने मुस्लिम मुल्कों के साथ लड़ना शुरू कर दिया है, आपस में खाना जंगी हो गई है और अब अमेरिका मुस्कुराएगा, हंसेगा, इजराइल हंसेगा, कहेगा कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल रहा है। हिजबुल्लाह पर पहले ही सवाल उठ रहा था कि हिजबुल्लाह जो सबसे ताकतवर ग्रुप माना जाता है लबनान में, उसने अपने मकसद के लिए पिछले 2 जंगों में इजराइल को हारने पर मजबूर किया है, इजराइल को लबनान छोड़कर जाना पड़ा है। उस हिजबुल्लाह ने इस मरतबा इजराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं किया, कोई अटैक नहीं किया, यूं ही 1-2 रॉकेट फायर करने का काम किया, उसमें कुछ इजरायली सेना की हलाकत हुई, कुछ उसके फौजी अड्डे तबाह हुए, उसके अलावा कुछ और सामने नहीं आया। और इसी वजह से हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने जब पिछले दिनों में एक जुमा को खिताब किया तो खिताब करने से पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना ट्रेलर दिखाया, हंगामा किया, लगा कि बहुत कुछ वो अपने खिताब में करेंगे। इंडिया के टीवी चैनलों ने उनके खिताब का लाइव ट्रांसलेशन किया हिंदी में, उर्दू में, लेकिन उनके भाषण में कोई जान नहीं थी। लोगों को मायूसी हुई, लोगों ने जूते बरसाने शुरू कर दिए और अब जो कुछ ईरान ने किया तो वो सीधे सीधे हमास को और फ़लस्तीनियों को नुकसान हो रहा है। इधर हौसियों ने जब हमला शुरू किया तो यकीनन हौसियों ने इजराइल को सबक सिखाया, लेकिन एक तरफ सऊदी अरब को डर भी सता रहा था, क्योंकि हौसी जो मिसाइल लॉन्च करते हैं तो हौसियों का जो अड्डा है, ठिकाना है, वो ईरान है और ईरान की सरहदें फ़लस्तीन से, इजराइल से नहीं मिलती है। चुनांचे जो
यमन का एरिया है, उसके बाद सऊदी अरब है, फिर जॉर्डन है, उसके बाद फ़लस्तीन और इजराइल का एरिया आता है, या फिर बहर अहमर से सीधा रास्ता जाता है। तो हौसियों के किरदार पर भी लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन अभी जो कुछ ईरान ने किया है वाकई बड़ा अफसोसनाक है और ईरान को वजाहत देनी पड़ेगी, पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ईरान की तरफ से सिर्फ लंबी लंबी बातें की गई है। पिछले दिनों अल अरबिया में खबर भी सामने आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने अपने जनरल्स को, अपनी आर्मी को यह हिदायत दी है कि वो अमेरिका के साथ जंग में ना उलझे, अमेरिका के किसी अड्डे पर हमला ना करे। और यही सामने आया कि पिछले दिनों ईरान में जो हमला हुआ था जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र पर, उसके रिएक्शन में या उसका बदला लेने के लिए ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला नहीं किया, बल्कि इराक, पाकिस्तान और शाम में ऐसे ठिकानों पर हमला किया है जिसकी वजह से कुछ खुद मुसलमानों का नुकसान हो रहा है, मुसलमान मर रहे हैं और मुस्लिम ममालिक आपस में उलझ गए हैं। पाकिस्तान ने रद्द अमल दिया है। अब ईरान और पाकिस्तान में एक नई लड़ाई शुरू होगी, एयर स्ट्राइक का नया सिलसिला शुरू होगा। उधर इराक ने ईरान के खिलाफ नया मोर्चा खोल लिया है। इराक ने यूनाइटेड नेशन की सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। हाँ, शाम की जो हुकूमत है उसका अभी तक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो जो कुछ अभी हो रहा है मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में, वो फ़लस्तीन के हक़ में, हमास के हक़ में अच्छा नहीं है। आप इस पूरी कहानी को या जो कुछ डेवलपमेंट है मिडिल ईस्ट में किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए और इसी तरह ताज़ा तरीन हालात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।